नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मक्का की करे सीधी बुआई और ले कम लागत में अधिक पैदावार। बकरियों में होने वाली बीमारियां और बचाव के उपाय। मक्का पहले गरीबों का मुख्य भोजन माना जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मक्का को कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न जैसे अनेकों रूप में पहचान मिल चुकी है, जिसके कारण प्रदेश के किसानों का रुख इसकी खेती की तरफ बढ़ा है। और कुछ किसान भाई इसकी सीधी बुआई जीरो टिल और प्लांटर से बेड बनाकर करते हैं, जिससे कम लागत में मक्का की अच्छी पैदावार मिलती है। ऐसा कहना है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार ककरालिया का। जो क्षेत्र है हमारा, इसमें पानी की जो रेट है वो लगभग एक लीटर के आसपास है, वो हर साल नीचे गिरती जा रही है। तो ये समस्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा चुनौती का विषय बना हुआ है। तो इसी क्षेत्र में मक्का की यदि आधुनिक विधि से यदि मक्का को पैदा किया जा सकता है तो उससे हम 70% तक पानी की बचत कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ में उत्पादन में भी हम 15 से 20% तक उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। मक्का भारत में उगाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में की जा सकती है। यह एक बहुपयोगी फसल है क्योंकि मनुष्य और पशुओं के आहार का प्रमुख अव्यय होने के साथ ही औद्योगिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। भूमि का चयन। मक्का की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु मक्का की अच्छी बढ़वार और उत्पादकता के लिए दोमट एवं मध्यम से भारी मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश और उचित जल निकास का प्रबंध हो उपयुक्त रहता है। किसान भाइयों, मक्का की खेती से अधिक उपज लेने के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत प्रजातियों का चयन करके बुआई करें। मक्का की कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। बीज उपचार। फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। बुआई पूर्व बीज को सबसे पहले थीरम या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड 1 से 2 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और अंत में एजोटोबैक्टर कल्चर से 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। मक्का को लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियों में है, सबसे पहले मक्का को 2 तरीके से लगाया जा सकता है। पहला है बेड बनाकर लगाया जा सकता है। बेड बना के यदि किसान भाई मक्का लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा बरसात होने पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसके लगाने के लिए एक मशीन आती है जिसका नाम है बेड प्लांटर। उसकी सहायता से पहले बेड बनाए जाते हैं और उस बेड प्लांटिंग मशीन से ही हम मक्का की बिजाई कर सकते हैं। मक्का की बिजाई करने के लिए एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी है वो लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर रखनी चाहिए एवं पौधे की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। एवं दूसरी विधि है वो आप जीरो टिलेज जो विधि है उससे भी आप कर सकते हो, जिसमें खेत की बिना जुताई किए हुए आप एक जो मशीन है हमारे पास स्ट्रिप टिलेज मशीन है, किसान भाई जीरो ड्रिल मशीन की सहायता से मक्का की बिजाई कर सकते हैं। उसके लिए भी 8 किलोग्राम बीज है प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। ये स्ट्रिप टिलेज मशीन है जिसकी सहायता से हम मक्की के अलावा जो दूसरी सीरियल्स क्रॉप है उनकी बिजाई कर सकते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जो खेत को बिना जुताई किए हुए आप स्ट्रिप में जहाँ पर आपको बिजाई करनी है सिर्फ उसी एरिया में ये मशीन जुताई करती है। यानी कहने का मतलब है जहाँ पर आपको बीज डालना है सिर्फ उस लाइन में ये जुताई करेगी और उसके बीज के आसपास के दोनों एरिया है वहाँ पर ये डिस्टर्ब सोइल को नहीं करेगी। इससे फ़ायदा ये है कि बीज है वो सोइल में आप मिक्स आसानी से हो जाएगा और इससे बीज है आसानी से जर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल है वो है मक्का की बिजाई कर रहे हैं। इस मशीन की सहायता से एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो गैप है वो हम 60 से 65 सेंटीमीटर रख रहे हैं और इसके साथ में मक्का की जो बीज की गहराई है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर रख रहे हैं, जिससे लगभग प्लांट पॉपुलेशन है वो हमारी 30,000 के आसपास पॉपुलेशन आती है।
मक्का की सीधी बुआई के फायदे हैं अनेक। खेत तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाद उर्वरकों की बचत होती है। मक्का की कम समय में अधिक क्षेत्र पर आसानी से बुआई हो जाती है। लागत कम लगता है, पैदावार अधिक मिलती है। इससे हमारे जो सामने जो समस्या आ रही है, पानी के लगातार जो नीचे पानी जा रहा है, उससे हम कहीं न कहीं हमको निजात मिलेगा एवं हम जो गिरते हुए जल स्तर को हम वहीं पर रोक पाएंगे एवं साथ ही साथ में हमारे जो आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उन लोगों के लिए हम न कि पानी छोड़ के जाएंगे, बल्कि हम अच्छी हमारी जो भूमि है वो भी हम उनके लिए छोड़ के जा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की। बकरी पालन व्यवसाय से किसान अपनी आय दोगुनी से तिगुनी कर सकते हैं। बस जरूरत है इसे वैज्ञानिक तरीके से करने की, क्योंकि अक्सर किसान बकरी पालन में थोड़ी बहुत लापरवाही कर देते हैं, जिसके कारण उनकी बकरियां कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाती है, जिसके कारण ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो इस बदलते मौसम में किसान अपनी बकरियों को बीमारियों से किस तरह बचाएं, जिससे उन्हें इस व्यवसाय से लाभ मिलता रहे, इस बारे में अपनी राय साझा कर रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जिया उल हुदा। बकरी पालन अपने आप में एक बहुत ही स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन बकरी पालन करते वक्त हमारे किसान भाइयों को उसके बीमारी के संबंध में रोकथाम और बचाव के बारे में पूर्णतः जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बकरी आप पालन कर रहे हैं तो आप जान लें कि बकरियों में सामान्यतः कृमि की परेशानी काफ़ी होती है। आप देखेंगे जब कभी भी आप 20 से 25 बकरियां झुंड में पालते हैं, एक जगह पर पालते हैं, तो बकरियों में रीइन्फेस्टेशन ऑफ पैरासाइट यानी कि परजीवी का पुनः संक्रमण काफ़ी देखने को मिलता है और इसके वजह से बकरियों के बढ़वार में काफ़ी दिक्कत होती है और अपेक्षाकृत जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम लोग चाहना चाहते हैं, वो हमें वो ग्रोथ नहीं मिल पाता है। तो आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक 4 माह पर एक कृमिनाशक दवा फेनबिंडाजोल हो, सबसे सेफ है, जो आप प्रेग्नेंट बकरियों को भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर गर्भवती बकरियां नहीं हैं तो आजकल मार्केट में फेनबिंडाजोल आइवरमेक्टिन का भी कॉम्बिनेशन आता है, उसके शरीर भार के हिसाब से साल में प्रत्येक 4 माह पर अवश्य दें। यदि आपकी बकरी में इस तरह के लक्षण जैसे ठंड में कपकपी, नाक से तरल पदार्थ का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेना एवं खांसी बुखार जैसी चीजें दिखाई दे तो समझ लें बकरी को निमोनिया रोग है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका शिकार किसी आयु की बकरी हो सकती है। बचाव एवं उपचार: एंटीबायोटिक 3 से 5 मिलीलीटर 3 से 5 दिन तक और खांसी के लिए कैफ्लॉन पाउडर 6 से 12 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक दें। बकरियों में महामारी के रूप में PPR का रोग होता है और आप देखते होंगे कि बकरियों को दस्त होने लगता है, मुंह में घाव हो जाता है और बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि हम जो देखते हैं कि बकरियां मरती हैं तो उसमें बकरियां सबसे पहले PPR रोग में शरीर में पानी की कमी, आयंस की कमी की वजह से मरती हैं, बाद में PPR की वजह से मरती हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरह का अगर आपकी बकरियों में लक्षण दिखता है तो आप जानते हैं कि एक विषाणु जनित बीमारी है ये। इसका एकमात्र विकल्प ये है कि आप पशुओं को PPR का टीका प्रत्येक वर्ष 1 ml चमड़ी के नीचे आप उसको दे दें। ऐसा करने पर 3 साल तक इस भयावह बीमारी से आपकी बकरियां सुरक्षित रहेंगी। और अगर PPR हो जाता है तो देखिए आप सबसे पहले उनकी तो आप ORS का घोल हो इसको दें और साथ में जो द्वितीय बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके साथ होता है तो उसके साथ आप कोई भी ओफ्लॉक्सासिन TZ और अगर बुखार की समस्या आती है तो उसको आप जो है उसके अनुरूप आप दबा दें। आप देखेंगे कि इस कंडीशन में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बकरियों के मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं, तो आप उसमें आप क्या करें कि बोरिक एसिड पाउडर का घोल जो है आप दें। FMD खुरपका मुंहपका बीमारी, ये बीमारी भी विषाणु जनित छूत का रोग है तथा बहुत जल्दी एक रोगग्रस्त जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाता है। इस रोग से ग्रस्त जानवरों के मुंह, जीभ, होंठ व खुरों के बीच की छाल में फफोले पड़ जाते हैं। भेड़ बकरी को तेज बुखार आता है तथा उनके मुंह से लार टपकती है। भेड़ बकरियां लंगड़ी हो जाती है। मुंह व जीभ के अंदर छाले हो जाने से भेड़ बकरियां घास नहीं खा पाती
वह कमजोर हो जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोग से ग्रस्त जानवरों को अन्य जानवरों से अलग करना चाहिए। बीमार भेड़ बकरियों का इलाज जैसे मुंह के छालों में वोरोग्लिसरीन लगाएं और खुरों की सफाई लाल दवाई या नीले थोथे के घोल से करनी चाहिए तथा पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार 4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं। प्रत्येक जानवर को 6 महीने के अंतराल के दौरान रोग से रोकथाम हेतु टीकाकरण करवाना चाहिए। बकरियों का पेट फूल जाना गांव में एक बहुत ही साधारणता बीमारी है, लेकिन अगर हम इसका ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी बकरियां मरती हैं। खास करके उस समय जब आपके यहाँ भोज का प्रबंध हो रहा हो, अनाज बहुत ज़्यादा बकरियां ज़्यादा खा ले, उसमें ये अफरा का केस आपको बड़े पैमाने पर मिलता है और अचानक बकरियों का पेट फूल जाता है और बकरियां मर जाती है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप बकरी पालक हैं तो कुछ दवाएं आपको तुरंत अपने घर में रखनी चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि टिम्पॉल पाउडर मार्केट में मिलता है, आप 30 ग्राम कोई पानी में घोल करके और आप पिलाएँ। बकरियों का जब अफरा की बीमारी हो और आप ज़्यादा परेशानी हो तो बकरियों को एक साइड दीवार के सटा दें और उसको पूरा लेटने नहीं दें, नहीं तो ये बहुत जल्दी बकरियां मरती हैं, जो हम लोगों ने नोटिस किया है। तो लेटा देने के बाद आप क्या करें, रखे होंगे कि बाएं तरफ एक फ्लैंक रीजन होता है, एक 18 नंबर की मोटी निडल भी आप घर में रखें और तुरंत अविलंब उसमें आप प्रिक करें, देखिए कि तुरंत गैस बाहर आ जाएगी। और घर में खाने वाला आप सोडा रखते हैं, 10 से 12 ग्राम 20 ml पानी में मिलाकर सीधा निडल से सीधे बकरियों के पेट में उसी निडल से इंसर्ट करें। तो आप साथ में 1.5 ml से 2 ml आप एविल का प्रयोग करें। तो आप घर में ये टिम्पॉल पाउडर है, खाने वाला सोडा है, आप नहीं रखेंगे। जब आप बाजार लाने जाएंगे तब तक आपकी बकरियां देखेंगे मर जाती हैं। तो ये 2 दवा तो आप अवश्य रखें। किसान भाइयों, अगर इतनी बातों को अगर आप जहन में रखते हैं तो नियमित रूप से ये 2 टीकाकरण और आप जो 4 महीने पर कृमिनाशक दवा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको बकरी पालन में कहीं से कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। किसान भाइयों, पामारोजा एक सुगंधित पौधा है जिसके तेल का बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है। इसकी खेती करने वाले किसान मालामाल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसे एक बार लगा देने के बाद 4 से 6 वर्ष तक उपज मिलती है और इस पौधे के लिए ज्यादा पानी खाद की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार सूखा वाले क्षेत्रों में पामारोजा की खेती करके पर्याप्त लाभ कमाया जा सकता है। पामारोजा की खेती के बारे में जानते हैं सीमैप के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। जैसा कि पामारोजा औषधीय और सुगंधित फसल है, जिससे प्राप्त तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन बनाने और गंध उद्योग में किया जाता है। इसीलिए इसके तेल की बाजार में अच्छी मांग है, इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। देखिए, पामारोजा पूरी तरह से कम पानी चाहने वाले क्षेत्रों में और वर्षा पर आधारित फसल है। इसके 2 तरीके से प्लांटिंग की जाती है, एक तो बीज के द्वारा सीधी बुवाई करके और दूसरा नर्सरी बनाकर ट्रांसप्लांटिंग द्वारा। जहाँ तक बीज की मात्रा की बात है तो 1 हेक्टेयर खेत में बुआई के लिए 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन बीज काफी बारीक होता है, इसलिए अच्छा होगा कि 2 किलोग्राम बीज में 15 से 20 किलोग्राम बारीक मिट्टी मिलाकर बुआई करें। जिन किसानों ने नर्सरी तैयार किया है वे रोपाई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए विस्तार से जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा और पहले का बता दूं कि नर्सरी अगर पामारोजा की डाली है जो कि मई के महीने में बढ़ती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ये ध्यान रखिएगा कि नर्सरी के समय पामारोजा में क्योंकि बीड भी उसी प्रकार का निकलता है और पौधा 3 से 4 दिन में बाहर आ जाता है, तो आप एक कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि इसमें ये पौधा है कि खरपतवार है। और कुछ गलतियां किसान ये करते थे, खरपतवार समझ के पौधे को निकाल देते हैं, तो ये इसमें ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद जब पौधा आपका 45 से 40 दिन का हो जाए तो उसको खेत में वही आपका 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, लाइन टू लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 45 सेंटीमीटर दूरी पे लगा देना चाहिए। अब ये ट्रांसप्लांटिंग का मेथड है। और नर्सरी सीधी बुवाई में सीड डालकर भी आप बरसात के समय कर सकते हो, जो कि लेकिन ध्यान रखना कि बीज बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गहराई पे वो निकलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और दूसरा उसमें ध्यान रखने की, जैसे ही बीज अगर अंकुरित कर गया है तो एक थिनिंग प्रक्रिया जरूर उसमें करनी पड़ेगी, जो कि दूरी मेंटेन करने के लिए पामारोजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पामारोजा कम से कम आपके हिसाब से 4 मीटर के आसपास हो जाता है।
तो इसके हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है। तो 4 मीटर का मतलब की ऊंचाई वाला पौधा अगर हो जाएगा तो उसकी दूरी भी प्रॉपर होना जरूरी है। तो 45 से 60 सेंटीमीटर तक की दूरी मृदा के आधार पर रखी जाती है। तो उसमें आपको थिनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रांसप्लांटिंग से लगाया है उसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे अगर मर गए तो तुरंत गैप फिलिंग करें। गैप फिलिंग करना अति आवश्यक है। रासायनिक उर्वरकों में खेत की तैयारी के समय 110 किलोग्राम डीएपी और 70 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। अगर मिट्टी अधिक उपजाऊ है तो उर्वरकों की मात्रा कम कर दें या ऐसी मृदाओं में गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करें। इसमें जब ग्रासी फसल है तो इसमें नाइट्रोजन की अधिकता रखेंगे तो ये जितनी जल्दी हर बार जितनी कटाई होगी, कटाई के समय या बरसात के बाद जैसे टिलरिंग स्टेज हो रही है अभी पामारोजा में कल्ले निकल रहे हैं, इस स्टेज में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है क्योंकि जितना घने होगा पौधा उतना ही बढ़ेगा। तो उस समय खाद देना बहुत ज़रूरी है। आपका जो कम से कम 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि 150 केजी को पर 3 बार में डालते हैं हम लोग, तो ये हर बार जो है एक ड्रॉप ड्रेसिंग डालना अभी ज़रूरी है क्योंकि बरसात के टाइम में नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। तो उस स्थिति में इसको डालना बहुत ज़रूरी है टॉप ड्रेसिंग के द्वारा, जिससे इसकी बढ़वार में मदद मिले। और स्टार्टिंग के पौधों में जैसा मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में फसल को मजबूती देना बहुत ज़रूरी है। तो निकाई गुड़ाई खरपतवार निकालना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में जब पौधा चल जाता है तो उसके बाद फिर ये पौधा अपने आप ही खेत फसल को भर लेगा। ये पेरेनियल चलने वाली फसल है और साल में आराम से 3 से 4 बार इसको काटा जा सकता है। मोस्टली तो ये पौधा नहीं मरती है, लेकिन असिंचित क्षेत्रों में जहाँ पानी कम होता है वहाँ इस फसल की थोड़ी सी मरने की संभावना रहती है। तो कुछ बातें वहाँ यहाँ ध्यान रखने की हैं कि पूरी फसल की मैच्योरिटी होने पर ना काटा जाए, उससे पहले ही फसल को काट लिया जाए क्योंकि बीज अगर बनने तक पूरा काटेंगे तो उसमें मरने की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो हर बार आपको फिर नर्सरी बना के पौधे रोपने पड़ेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कम मैच्योर पे ही काट लें, जिससे तेल की मात्रा भी अच्छी आती है और आपके तेल का जो प्रति एनुअल एवरेज लेंगे तो वो उससे अधिक आए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जागर, जिला करौली के प्रभाकर सिंह ने। आपने अमरूद के बाग में उकठा रोग की पहचान और इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। उकठा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रभाव पर
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।